गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कल हम लोगों ने पोएम पढ़ा था, कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम उसी पोएम के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा पोएम, जो पोएम है वो एक एक करके याद हो जाएगा, और उसी के ऊपर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो माय ग्रैंड मदर हाउस पे पूछे गए हैं, उसका हम ऑब्जेक्टिव्स करा देते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप जो पढ़े हैं कितना परसेंट कारगर है, कितना परसेंट वह कारगर है। ठीक ना? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज ये है माय ग्रैंड मदर हाउस की पॉइंट्स। की पॉइंट्स मतलब मुख्य पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस पोएम को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? एक नंबर में देखो, माय ग्रैंडमदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। पहला पॉइंट क्या हुआ? जो ग्रैंड मदर हाउस है उसे लिखा गया है कमला दास के द्वारा। पूछेगा हु हैज रीडन द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो आपको लिखना पड़ेगा कमला दास। ठीक है? विच पोएम हैज कमला दास कंपोज्ड, तो लिखेंगे आप ग्रैंड मदर्स हाउस। इज इट क्लियर? आ जाओ। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल बायोग्राफी मीन्स जीवनी होता है जो किसी के द्वारा लिखा जाता है, कल भी बताया था। और ऑटोबायोग्राफी ये भी जीवनी होता है, वह खुद से लिखा जाता है। तो ये जो कविता है वो जीवनी है, खुद एक कविता अपने आप में जीवनी है। किनका? कमला दास का। इसलिए इसे कहा जाता है कि प्रेजेंट पोएम यानी ग्रैंड मदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यानी इस कविता में अपने जीवन के बारे में ये लिखी है। ठीक? ये किसी दूसरे आदमी के जीवन के बारे में नहीं लिखी है। ठीक है? नेक्स्ट है, बात समझ में आ गया? ऑटोबायोग्राफिकल। चलो, 3 नंबर में है, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन समर टाइम इन कलकत्ता। आजकल कोलकाता हो गया। ठीक है? इन 1965, यानी ये जो कविता है ये पब्लिश्ड हुआ था एक ग्रंथ में, एक पोएम का कलेक्शन था, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, जिसका नाम था समर टाइम इन कोलकाता यानी कलकत्ता। इसी में यह पोएम पब्लिश्ड हुआ था। कब? तो 1965 में। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? नेक्स्ट आ जाओ। पूछ देगा कहां से ये कविता किस में पब्लिश हुई थी पहली बार, या ये कविता किस एंथोलॉजी से लिया गया है। तो समर टाइम इन कोलकाता से लिया गया, मैं कलकत्ता वही कहो। कब पब्लिश हुआ था? 1965 में। इज इट क्लियर?
आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज ए लिरिकल पोएम। लिरिकल यानी ऐसा गीत जो भावनात्मक हो। इमोशनल सॉन्ग इज कॉल्ड लिरिकल। इमोशनल सॉन्ग, हाँ आपने सुना होगा, जितना इमोशनल सॉन्ग होता है, तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो, इस तरह की जो गाना होता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये सब जो सॉन्ग होते हैं ना, लिरिकल होता है। इसलिए आपने देखा होगा मूवी में जो गीत लिखता है उसे लिरिसिस्ट बोलते हैं। लिरिसिस्ट, ये लिरिसिस्ट जो इस तरह के गीत को लिखता है। तो जो मूवी के सॉन्ग आप सुनते हो ना, वो सारा का सारा लिरिकल होता है। तो ये जो कविता है कमला दास के द्वारा लिखी गई, वो क्या है? लिरिकल पोएम है, भावनात्मक है, भावना है। बहुत सारे टाइप होते हैं कविता का, तो ये कविता लिरिकल है। इज इट क्लियर? आवाज क्लियर है ना? चलो, और इसमें क्या लिखा गया है? हैप्पी डेज स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। और इस कविता में हैप्पी डेज जो इन्होंने जिया है ना, दादी माँ के कंपनी में, दादी माँ के है ना संरक्षण में जो जिंदगी इन्होंने जिया है, इसी के बारे में ये लिखी है। यानी अपने दादी माँ के साथ गुजारे हुए पल, गुजारे हुए लम्हे, ये कविता में कमला दास ने है ना प्रस्तुत किए। आई बात समझ में? इनकी खुद का अपने दादी के साथ बिताए गए जो प्लेजेंट मोमेंट था, उसको इन्होंने वर्णन किया है। यानी ये पास्ट में हर लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, बट इन अ प्रेजेंट हर लाइफ इज नॉट वेरी हैप्पी। ठीक, कल भी बताया था मैंने, पास्ट यानी पीछे जो समय था ना, वो अच्छा था, और आज जो समय है वो अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्योंकि आज का जो दुनिया है ना, वो मैकेनिकल है। आवर जो रिलेशनशिप है वो मैकेनिकल रिलेशनशिप है। इसमें कोई इमोशंस नहीं होता, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप है। अब किसी को कहा दो हंसो, लगेगा हंसने इस तरह इमोशन से कोई हंसता नहीं है मेरे भाई, एकदम मैकेनिकल। जैसे बॉल स्विच ऑन स्विच ऑफ, पंखा स्विच ऑन स्विच ऑफ, इंसान भी स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, खुशी मनाओ या दुखी हो जाओ, ऐसा भाई इमोशन होगा तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहती है कि भैया मॉडर्न एज जो है ना मैकेनिकल है, और पास्ट जो था ना वो इमोशनल था, फीलिंग वाला था। यहाँ उसलिए जो पीछे के जो लोग थे वो इमोशनल होते थे, रिश्ता में इमोशन था। आज के रिश्ता में इमोशन नहीं है। वो पास्ट को हैप्पी डेज कहती है, प्रेजेंट में शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी। कितनी बात समझ में आ गई? द पोएट herself is a speaker of the poem. अब पूछ देगा who is the speaker of this poem? स्पीकर मानी कविता को, जो बातें हैं कविता में कह कौन रहा है, कहने वाला को स्पीकर बोलते हैं। तो कवित्री खुद कह रही है, इसलिए पोएट हरसेल्फ, जो पोएट है ना वो हरसेल्फ खुद, वो क्या है? स्पीकर है, खुद वो स्पीकर है। इज इट क्लियर? Who's there? Who is the speaker of this poem? The poet herself is the speaker of this poem. Is it clear? यहां तक ठीक ठाक है? 5 पॉइंट दिख लिए। 6. कमला दास was a poet and short story writer in India. अब कमला दास क्या करती थी? पोएट थी, कविता लिखती थी और शॉर्ट स्टोरी लिखती थी। ठीक है, 2 काम ये करा करती थी। यानी शी वॉज अ पोएट एंड शी वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। पूछ देगा कि कमला दास वॉज ... लिखेगा शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट और ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट एक्सेट्रा। तो आप
पोएट होगा तो पोएट के साथ जाओगे, शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ जाओगे। नेक्स्ट देखो, शी वॉज born in 1934। कब पैदा हुई थी? 1934 में। याद रखेंगे, इसे पूछता है कब पैदा हुई थी? 1934 में। अब मरी कब थी? 2009 में। 34 और 9, 1934 में ये पैदा हुई और 2009 में इनका देहांत हो गया। ये सब पूछता है, when was she born? 1934। when did she die? 2009। Is it clear? यहां देखो, she has earned a respectable place in both English and, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, इसको हम ऊपर स्लाइड को ऊपर खींच दे रहे, ठीक है। she has earned respectable place in both English and Malayalam। यानी इनको दो भाषा में अच्छा खासा पकड़ था और ये जानी जाती हैं। इनका स्थान बहुत ही आदरणीय है मलयालम में और इंग्लिश में, ठीक। मलयालम भाषा में लिखती थी, वहां भी शी वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल, और इंग्लिश में लिखती थी, वहां भी शी वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल, ठीक है। आ जाओ, तो पूछ देगा कौन कौन भाषा में यह बहुत ही उनका प्लेस रेस्पेक्टेबल है, तो कह सकते हो इंग्लिश और मलयालम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आओ, शी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1985। ये भी पूछता है कि इन्हें कब प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 1985 में, ठीक। 1985 में इन्हें यह साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, जो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अवार्ड्स बोला जाता है, ठीक ना। आ जाओ, तो कब मिला था? 1985 में। 1985 में कौन सा अवार्ड है? साहित्य अकादमी अवार्ड। इज इट क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। She also got Assen World Prize, Asian Poetry Prize and Kent Award। इतना अवार्ड मिला। एक तो साहित्य अकादमी वाला, नेक्स्ट एसन वर्ल्ड प्राइज, एशियन पोइट्री प्राइज, केंट अवार्ड्स, इतना मिला था उसको, ठीक। ये सब याद रखेंगे। हर इंपॉर्टेंट बुक्स आर, अब कौन कौन से किताबें हैं कल भी हमने पढ़ाए थे। समर इन कलकत्ता, जो 1963 में आया था, ठीक। समर इन कलकत्ता 1963 में आया था। द डिसेंडेंट्स का मतलब संतान, कल बताया था ना, ये आया था 1967 में। फिर इन्होंने लिखा था ओल्ड प्ले हाउस एंड पोएम्स, ये भी एक बुक है उनका, जो ये आया था 1973 में। इज इट क्लियर? अनामाटल पोएम्स, जो 1985 में आया था। एक और पोएम है, ओनली सेंट नोज टू सिंग, ओनली सेंट नोज टू सिंग, ये आया था 1996 में। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, पोएम्स है इनका, कमला दास का। पूछता है, और एक लास्ट है यस अल्लाह, जो 2001 में आएगा, ठीक। ये
1 2 3 4 5 6 6 जो बुक्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है इनके जिंदगी का। ठीक है, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये सब भी पूछ देगा। मान लो लिख दिया यस अल्लाह, हु इज द राइटर, 4 ऑप्शंस होंगे, आपका आंसर जो सही होगा उसी को ठीक लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अभी मैं कराऊंगा तो फिर आपको पता चलने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 12, पॉइंट नंबर 12, द पोएट हैज यूज्ड simile in my grandmother house. simile, simile एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। simile क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, जिसमें 2 चीजों के बीच तुलना किया जाता है। और तुलना करने के लिए लाइक, एज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। योर आईज लुक लाइक अ स्टार, लुक लाइक अ स्टार, यानी आपके आंखें दिखता है एक स्टार की तरह। तो यहां पे लाइक लगाकर आंखों की तुलना स्टार से कर दिया गया, ये सिमली हो गया। शी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, या और भी किसी का, तो एज, तो यहां पे जो एज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, ये क्या हो गया? ये सिमली हो गया। आई बात समझ में? तो सिमली क्या है? एक अलंकार है। कविता को सुंदर, सहज, सरल बनाने के लिए कवि लोग अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, इपिक सिमली होता है, हाँ, हाइपरबोल होता है, क्लाइमैक्स होता है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो थोड़ा मोड़ आपके साथ है, बाकी अपर क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक ना? तो हम लोग जब आगे कुछ डील करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल कर लेंगे। ठीक है, अभी तो सिमली के बारे में बात आई तो मैंने आपको सिमली के बारे में बता दिया। आई बात समझ में? आ जाओ। तो ये कविता में पोएट हैज यूज सिमली इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर हाउस में ये क्या यूज करी है? सिमली इस्तेमाल करी। जैसे अपने आप को एक कुत्ते से कंपेयर करिए, ब्रूडिंग डॉग, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, वो सिमली था। ठीक है, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, याद आ रहा कल वाला? वो नेक्स्ट आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, दिया ही हुआ है। He has compared her sorrow to that of a brooding dog behind the her bedroom. यानी एक ब्रूडिंग डॉग से तुलना किया गया है। यह अपने आप में क्या है? सिमली है। इज इट क्लियर हुआ? पूछ देगा भैया कि कहाँ है सिमली, तो भैया वो कुत्ता का जो एग्जाम्पल है ना, एज अ ब्रूडिंग डॉग, वही सिमली है। इज इट क्लियर? आया कि नहीं भाई? बताया करो यार। आ जाओ। द पोएट लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। अपने बचपन में किसके साथ रहती थी? किसके साथ रहती थी? अपने दादी माँ के साथ रहती थी। यानी अपने मालाबार जो हाउस था, दादी माँ के साथ, अपने माता पिता के साथ हुए वहां रहती थी। एकदम इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति के गोद में रहती थी। लाइफ बड़ा इजी था, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन था, फुल ऑफ हैप्पीनेस था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, 15 साल में इसकी शादी हो गई, उसके बाद इनके लाइफ में जो परेशानी हुई ना भाई, वो ड्रास्टिक चेंज है इनकी लाइफ का। वो सारे बात बड़ी बोल्डली बोलती हैं, ये सारी बातों को बहुत बोल्ड, बहुत बोल्ड कवि हैं ये, कवित्री हैं ये एकदम।
तो ये हो गया, द पोएट लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर हाउस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो पूछ देगा कि अपने बचपन में किसके साथ रहती थी, तो क्या लिखोगे, अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। इज इट क्लियर? 13 नंबर चल गया ठीक ठाक। 14 देखो, व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी मां मर गई, हर हाउस वेंट इनटू साइलेंस, यानी घर एकदम शांत हो गया, एकदम शांति छा गया, जैसे मरघट की शांति होती है। एक उपवन में शांति होती है, वहां कोलाहल नहीं होता, लेकिन नेचुरल साउंड कम्स, साउंड ऑफ द बर्ड्स, साउंड ऑफ द लीव्स, साउंड ऑफ द ट्रीज, साउंड ऑफ द वाटर फॉलिंग, फ्लोइंग ऑफ द रिवर, ये आता है, वेरी सूदिंग साउंड होता है। लेकिन ये जो साइलेंस है, साइलेंस ऑफ शमशान घाट, हा, जहां पे शव को जलाया जाता है, वहां की जो शांति होती है ना भाई, उसको कहते हैं मरघट की शांति। वहां शांति काटने को दौड़ता है, और उपवन का शांति दिल को एकदम स्पर्श कर जाता है, हार्ट टचिंग होता है। और ये जो होता है ना साइलेंस, ये फियरफुल होता है, हॉरर होता है। तो ये बहुत ही, दादी माँ के मरने के बाद जो इन्होंने महसूस करा, उसे कहती है साइलेंस, मीन्स नो मूवमेंट इन हर लाइफ, नथिंग was left in her life, everything was completely destroyed. That is the state of silence. तो दादी माँ के मरने के बाद घर पूरा क्या हो गया, एकदम शांत, प्यार खत्म, सारा आनंद खत्म। घर कैसे चल गया, घर किस में कन्वर्ट हो गया, साइलेंस में। कुछ बात समझ में आ रही है? आ जाओ। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर द पोएटिस बेग, ओहो, डेथ के बाद ये जो कवित्री है ना, ये बेग करती है, भीख मांगती है, किस चीज का, प्यार का। तो यहां पे कवि मांग रही है, व्हाट, लव। ये बहुत दुखद स्थिति है। वो भी दूसरी कहां पे, स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी के दरवाजे। यह क्यों कहते हैं ये अजनबी? क्योंकि जिससे भी हम रिश्ता बनाते हैं ना, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मान लो शादी विवाह ही हो रहा, एक दिन में तुम क्या जान जाओगे लड़की के बारे में, और एक दिन में तुम क्या जान जाओगे लड़के के बारे में। ये बात समझ में आ गई क्यों कहती है? After the death of her grandmother, nobody used to read her books. यानी उसकी जो दादी थी ना, वेल रेड थी, वेल वर्स्ड थी, बहुत पढ़ती थी। आज के जमाने में तो कोई पढ़ता ही नहीं। हमारे जमाने में हम लोग भी आज भी पढ़ते हैं बुक्स, तो मेरे राइटर्स के बुक्स रोज पढ़ते हैं। वी ट्राई टू लर्न from the experience of those great people, great writers. Yes, इसीलिए कहा जाता है एक होशियार वह होता है जो दूसरे के गलती से सीखता है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है। अपने गलती करके नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो हमें बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए, उसकी अनुभवों से गुजरना चाहिए, तो हमें जिंदगी समझ में आ जाता है। Do you understand that? तो उसकी जो दादी थी ना, वेल वर्स थी, बहुत पढ़ती थी, लेकिन उनके मरने के बाद नेक्स्ट वेयर सीन अमॉन्ग द बुक, यानी कि नोबडी हैज लव फॉर बुक। किसी के पास बुक के प्रति लव नहीं है। दैट्स वाई अब सांप देखे जाते हैं, कहां पे, उस किताबों के अंदर।
यानी यहां पे किताबों से लोगों की नफरत, किताबों से लोगों की दूरियां बताई गई है, बताई गई है। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब को निकाल के झाड़ते हैं, विद्या है, सरस्वती है, और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके ध्यान नहीं देते हम लोग, इसलिए उसके ऊपर सांप दिखते हैं। तो दैट इज द कैटास्ट्रॉफी। यही इस दुनिया का है ना, दुख है, आपदा है। अगर हम लोग बुक पढ़े रहते तो बहुत ज्ञान मिलता। इसलिए पहले जमाने के लोग बहुत ज्ञानी थे। बार बार सुनने को मिलता होगा दादी माँ के नुस्खे, लेकिन आज तो दादी माँ भी हमारे वही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के है स्टूडेंट है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, बाल पक जा रहा है, बट एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज नहीं है। दैट्स इसलिए वो कहती हैं, मेरी दादी माँ जब मर गई तो किताबों में, मैं तो बहुत छोटी थी, हाँ, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, दूसरा मेरे घर में और कोई पढ़ता नहीं था, इसलिए बुकों में क्या दिखने को मिलता है, स्नेक। आई बात समझ में? तो ये रहा 16 पॉइंट्स, जिसको अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो भाई मेरे, तो एग्जाम में इस पोएम से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव्स आता है वो 100 आउट ऑफ 100 सोल्व कर लोगे।